Hello students, welcome back to our channel. Today we are discuss subject code BCOS 185 that is entrepreneurship. So this is part थर्ड वीडियो. इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करा रखा है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के हमारे चैनल पर उसे देखिए. उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है जो कि 9580023321 है. यहाँ पे आप हमसे मैसेज करके हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे मैसेज करके हमसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं. तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. The first question is describe the salient features of MSMED Act of 2006. Also discuss the key provisions of the Act. So जो MSMED Act जो है इसका क्या salient feature है और इसके क्या key provisions है, इसको हम समझेंगे. The Micro, Small and Medium Enterprises Development, that is the MSMED Act of 2006 was enacted by the Government of India to promote, develop and enhance the competitiveness of micro, small and medium enterprises. तो जो माइक्रो, पहले इसको समझेंगे. माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हम MSME कहते हैं. ठीक है. तो ये जो MSME जो इंटरप्राइजेज होते हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, प्रमोट करती है, डेवलप करती है, इनको इन्हेंस करने के लिए, ताकि इनमें कंपिटिटिवनेस बनी रहे. उसके लिए एक एक्ट लाया गया था 2006 में. ठीक है. दैट इज़ द MSMED एक्ट. ओके. सो MSME play a vital role in generating employment, promoting industrial growth and contributing to the country's economy. तो अगर MSME की बात करें तो इनका क्या रोल होता है, तो ये क्या करती है, ये एक रोल निभाती है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए. और ये जो एक्ट है ये इनको एक लीगल फ्रेमवर्क देता है जहाँ पर इनका डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन हो सके इन इंटरप्राइजेस का. ठीक है. तो इस तरह से MSMED जो है वो MSME के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल निभाता है. ठीक है. अब इसके क्या है साइलेंट फीचर्स, इसको समझते हैं. साइलेंट फीचर ऑफ MSMED एक्ट ऑफ 2006. फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन, यानी कि इनमें वर्गीकरण किया गया है इंटरप्राइजेस का. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सुटेबल सपोर्ट एंड बेनिफिट्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस. तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे किया गया है MSMED एक्ट के थ्रू. और इनसे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो सुटेबल सपोर्ट या फिर जो बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करती है वो अलग अलग क्लासिफाइड जो ग्रुप्स हैं या फिर क्लासिफाइड जो बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं उनको अलग तरह के सपोर्ट और बेनिफिट्स दिए जाते हैं. ठीक है. तो उसमें उनको मदद मिलती है. जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा दिया जाता है, जिनको कम ज़रूरत है उनको कम दिया जाता है. जस्ट लाइक दैट. सेकेंड इज रिकॉग्निशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को अपना पहचान मिलना. द एक्ट कवर बोथ. ये जो एक्ट है ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर कवर करती है. उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों इंटरप्राइजेस को ये कवर करती है. अर्लियर अगर हम बात करें, पहले की बात करें, तो ज़्यादा अटेंशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दिया जाता था. लेकिन MSMED एक्ट के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों को इम्पोर्टेंस मिलने लगा. सर्विस सेक्टर को भी खास करके इम्पोर्टेंस यहाँ पे मिला है, उसको भी पहचान अपना मिला है. थर्ड इज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME. MSME का इसमें प्रमोशन हुआ है इस एक्ट के थ्रू और डेवलपमेंट भी देखने को मिला है. द एक्ट एम्स टू इनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. तो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये मेन ये इनकरेज करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को MSME के अंदर. कैसे? तो फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके, स्किल डेवलपमेंट करके और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दे करके. नेक्स्ट इज
प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको प्रोटेक्शन दे करके। द एक्ट प्रोटेक्ट्स स्मॉल इंटरप्राइजेज फ्रॉम डिलेड पेमेंट बाय बायर्स, तो जो बायर्स होते हैं उनके द्वारा जो डिले पेमेंट में जो डिले होता है उससे उनको बचाती है। इट इंश्योर्स दैट MSME रिसीव पेमेंट्स ऑन टाइम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, ये पक्का करती है कि जो MSME रिसीवर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो MSME है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं उनको पेमेंट टाइम पे मिले उनके गुड्स और सर्विसेज जो वो सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी बॉडी, यहाँ पे एडवाइजरी बॉडी को निर्माण किया गया है। ये जो एक्ट है वो एक प्रोवाइड करती है फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड्स टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज़ एंड मेजर्स रिलेटेड टू MSME डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो एक्ट है वो एक एडवाइजरी कमेटी या फिर एडवाइजरी बोर्ड को तैयार करती है और वो एडवाइस देता है गवर्नमेंट को कि कैसे पॉलिसीज़ और मेजर्स बनाने हैं MSME के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये MSME के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब इसके क्या की प्रोविजंस है इसको समझते हैं। फर्स्ट इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ MSME। The Act allow enterprises to register themselves and obtain official recognition as MSME। ये एक्ट जो है वो अलाउ करता है कि जो भी इंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो माइक्रो हों, मीडियम हो, स्मॉल हों, वो अपने आप को रजिस्टर करें ताकि उनको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल सके MSME के थ्रू, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हेल्प्स बिजनेसेस एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स, सब्सिडीज़ एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट्स। रजिस्ट्रेशन होने से बिजनेसेस को मदद मिलती है कि वो एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स लाए गए हैं, सब्सिडीज़ लाए गए हैं, या फिर किसी तरह का भी अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है तो उनको वो एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड इज टाइमली पेमेंट ऑफ टू MSMEs। बायर्स मस्ट मेक पेमेंट्स टू MSME विद इन अ एग्रीड पीरियड विच शुड नॉट बी एक्सीड्स 45 डेज। जो बायर्स होते हैं उनको अपना पेमेंट MSME को एक एग्रीड पीरियड, जो सहमत की हुई मतलब टाइम पीरियड है, उसके अंदर करनी होती है, जो कि 45 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर पेमेंट में डिले होता है तो जो बायर है उसको एक इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा अपनी बची हुई राशि पे, ठीक है, यानी जितना अमाउंट उनको भी देना बाकी है उसमें उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बायर्स को। नेक्स्ट इज माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल, MSMEFC। The act provides for the establishment of MSME Facilitation Council to resolve disputes related to delayed payments। तो जो पेमेंट होने में जो डिले आती है उसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट एक MSE फैसिलिटेशन काउंसिल, दैट इज़ द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट करती है और ये मदद करती है MSME को उनके जो ड्यूज़ हैं उनको पाने में, ताकि वो आसानी से क्विकली अपने ड्यूज़ को रिकवर कर सके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट मेजर्स। सरकार द्वारा यहाँ पे कुछ सपोर्ट सिस्टम भी इनके लिए दिए गए हैं। द गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करती है इनके लिए, जैसे कि क्रेडिट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो इनको कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाता है। मार्केटिंग सपोर्ट इनको दिया जाता है, स्किल डेवलप किया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये सारे गवर्नमेंट द्वारा इनको सपोर्ट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर द प्रमोशन एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME। तो MSME के कम्पिटिटिवनेस और प्रमोशन के लिए यहाँ पे ये एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाने के लिए कहती है, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिसी बनाए जाते हैं MSME के लिए। तो ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है MSME के लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे द MSMED Act of 2006 is an important legislation that support the growth and development of micro, small and medium enterprises in India। तो जो MSMED Act 2006 है वो एक important legislation है जो कि सपोर्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो भारत में बनाए गए हैं उनको। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन, इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, इंश्योर्स टाइमली पेमेंट्स एंड ऑफर्स वेरियस सपोर्ट मेजर्स। तो ये प्रोवाइड करता है एक क्लियर फ्रेमवर्क जहाँ पर ये क्लासिफिकेशन में मदद करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है, टाइमली पेमेंट को इंश्योर करता है और साथ ही साथ वेरियस सपोर्ट मेजर्स को भी ऑफर करता है। The Act has played a significant role in strengthening the MSME sector and contributing to India's economic development। ये जो एक्ट है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जो कि MSME सेक्टर को मजबूत करता है और उसको भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे MSME जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है उसके
एक्ट के थ्रू, जो कि MSMED एक्ट ऑफ 2006 है। ठीक है, तो हम अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय फैमिली बिजनेसेस इन इंडिया विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे जो फैमिली बिजनेसेस जो होते हैं इंडिया के अंदर, उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फैमिली बिजनेसेस आर enterprises that are owned, managed and controlled by family members and members of the same family। यानी कि फैमिली बिजनेस वैसे होते हैं जहाँ पर ऐसे इंटरप्राइजेज जिसको ओन्ड, ठीक है, यानी जिसके मालिक, जिसको मैनेज करने वाले और जिसको कंट्रोल करने वाले सब एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू GDP एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल बिजनेस वैल्यूज़। तो इनका एक अहम रोल होता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पर ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल बिजनेस वैल्यूज़ हैं उसको भी प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं। ठीक है, मेनी वेल नोन इंडियन बिजनेसेस ग्रुप्स स्टार्टेड एज फैमिली बिजनेस। आज के अगर बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो सारे एक फैमिली बिजनेस के थ्रू स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल जो आज रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, वो भी एक फैमिली बिजनेस का ही हिस्सा था। ठीक है, जो कि अब अलग अलग हो गया है और यहाँ पे अंबानीज, ठीक है, अलग अलग होकर के बिजनेस बन गया है। ठीक है, However, despite their success, many businesses face several challenges that can affect their growth and sustainability। जबकि बहुत सारे इनके सक्सेस तो होते हैं बट फैमिली बिजनेसेस को कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं जो कि इनके ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब इसके कुछ चैलेंजेस को हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मेजर चैलेंजेस ऑफ फैमिली बिजनेसेस इन इंडिया। फर्स्ट इज़ द सक्सेशन प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग होने से, ठीक है, ये जो सक्सेशन प्लानिंग नहीं होता है इसके वजह से बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिजनेस को। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज डिसाइडिंग हु विल टेक ओवर द बिजनेस आफ्टर द करेंट लीडर रिटायर्स। तो अगर अभी करंट लीडर अगर रिटायर करता है तो कौन टेक ओवर करेगा बिजनेस को, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसाइड करना में। लैक ऑफ प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग ऑफन क्रिएट कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स। तो पहले से अगर सक्सेशन प्लानिंग का प्रॉपर नहीं किया गया है, उसकी कमी है, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में। इफ़ द नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड द बिजनेस में सफ़र। और अगर अगला जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जिसको बिजनेस को संभालना है, अगर वो तैयार नहीं है तो उससे भी बिजनेस काफ़ी तरह से प्रभावित होता है। नेक्स्ट इज फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंसेज इन ओपिनियंस, इंटरेस्ट्स एंड गोल्स अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स कैन लीड टू डिस्प्यूट। तो आपके ओपिनियंस में अंतर होना, इंटरेस्ट में, गोल्स में अंतर होने की वजह से फैमिली मेम्बर्स के बीच में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप समटाइम अफेक्ट बिजनेस डिसीजन। और आपसी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी कभी कभी बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। सच कॉन्फ्लिक्ट्स कैन रिड्यूस एफिशिएंसी एंड हार्म द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके एफिशिएंसी को कम करते हैं और आपके बिजनेस के जो रेपुटेशन है उसको भी हार्म पहुँचाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट इशूज़। Many family businesses prefer family member for key position instead of hiring qualified professional। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर वो अपने की पोजीशन के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को रखते हैं, ना कि किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हायर किए हुए ना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी प्रोफेशनल क्वालिफाइड को हायर नहीं करते हैं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स के ही किसी मेम्बर्स को की पोजीशन दे देते हैं। दिस में लिमिट इनोवेशंस एंड मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो कि आपके इनोवेशंस को लिमिट कर देता है और मॉडर्न जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक आपको क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मिल सकता था उसको भी कमी लाता है। एज बिजनेस ग्रो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बिकम नेसेसरी फॉर सक्सेस। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपको बाद में अपने सक्सेस के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, सम फैमिली बिजनेसेस फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स एंड आर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, डिजिटल सिस्टम्स और मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेस होते हैं जो पारंपरिक जो तरीके होते हैं उसको अपनाते हैं, पुराने मेथड्स को। ठीक है, और वो कोई भी नए टेक्नोलॉजी या फिर कोई डिजिटल सिस्टम्स हो या फिर किसी तरह का भी मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटजी हो, इसको अपनाने से थोड़ा झिझकते हैं, नहीं इसके लिए मना करते हैं। दिस रेजिस्टेंस कैन रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस इन अ रैपिडली चेंजिंग मार्केट। और ये जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं आज की बदलती हुई जो ये मार्केट की तकनीक है उसमें आपको कम्पिटिटिवनेस के अंदर आपको पीछे छोड़ देता है, यानी कि कंपटीशन की भावना में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। फैमिली बिजनेसेस अडॉप्ट डिपेंड ऑन इंटरनल फंड्स
एंड में हेजिटेट टू ब्रिंग इन एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स। फैमिली बिजनेसेस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि ये लोग अपने खुद के इंटरनल फंड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और ये हेजिटेट करते हैं, हिचकते हैं कि बाहर से कोई इन्वेस्टर को हम इंक्लूड करें। लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। और इस तरह से एडिक्वेट कैपिटल की कमी होने की वजह से एक्सपेंशन में रिस्ट्रिक्शन होता है, मॉडर्नाइजेशन में पीछे रह जाते हैं और रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये सारी कुछ कमियाँ यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट इज गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। इन मेनी फैमिली बिजनेसेस देयर इज नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बहुत सारे फैमिली बिजनेस के अंदर कोई क्लियर सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में। डिसीजंस आर ऑफन मेड इनफॉर्मली लीडिंग टू पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पे डिसीजंस जो है वो भी बहुत ही इनफॉर्मली तरीके से लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बहुत पुअर तरीके से होता है। दिस कैन क्रिएट ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। और ये एक ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिवनेस यहाँ पे देखने को मिलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग फैमिली एंड बिजनेस इंटरेस्ट्स। फैमिली बिजनेसेस ऑफन स्ट्रगल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन फैमिली रिलेशनशिप्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फैमिली बिजनेस जो है वो कभी कभी स्ट्रगल करता है कि वो एक बैलेंस को मेंटेन कर सके अपने फैमिली रिलेशनशिप्स के बीच में और अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशंस को बनाने में, मेंटेन करने में, बैलेंस मेंटेन करने में काफ़ी स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। इमोशनल डिसीजंस में समटाइम्स बी गिवन प्रायोरिटी ओवर बिजनेस लॉजिक्स अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। और कभी कभी जो हमारे इमोशनल डिसीजंस होते हैं वो प्रायोरिटी उनको ज़्यादा मिल जाता है हमारे लॉजिक, बिजनेस लॉजिक के ऊपर, जो कि हमारे प्रॉफिट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझें, ए वेल नोन एग्जाम्पल इज़ द डिस्प्यूट विद इन द रिलायंस इंडस्ट्री फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ फाउंडर धीरूभाई अंबानी। तो धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स देखने को मिला, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डिफरेंसेस बिटवीन हिज सन्स रिगार्डिंग कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस लीड टू अ मेजर डिवीजन ऑफ द बिजनेस एम्पायर। और इनके जो बेटे हैं उनके बीच में कंट्रोल और मैनेजमेंट को लेकर के जो डिस्प्यूट्स आए उसके वजह से बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा डिवीजन देखने को मिला। ठीक है, दिस एग्जाम्पल हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग एंड क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इन फैमिली बिजनेस। और इस तरह का ये जो एग्जाम्पल है जो हाईलाइट करता है कि किस तरह से सक्सेशन प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है और एक क्लियर गवर्नेंस होना चाहिए किसी भी फैमिली बिजनेस के स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके बिजनेस में एक सक्सेशन प्लान होना चाहिए और आपका एक क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। कंक्लूजन में हम बताएंगे, फैमिली बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया, बट दे फेस चैलेंजेस सच एज सक्सेशन इशूज, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, रेसिस्टेंस टू चेंज एंड गवर्नेंस प्रॉब्लम। तो फैमिली बिजनेसेस जो है वो बैकबोन है भारत के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन ये कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि सक्सेशन इशू, अगला उत्तराधिकारी तो कौन बनेगा, फैमिली में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी और चेंज को रेसिस्ट करते हैं, यानी कि चेंज को रेसिस्टेंस करते हैं। साथ ही साथ गवर्नेंस प्रॉब्लम इनमें देखने को मिलता है। बाय एडॉप्टिंग प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम, फैमिली बिजनेसेस कैन इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सक्सेस अक्रॉस जनरेशंस। तो यहाँ पे प्रॉपर सक्सेशन प्लान अडॉप्ट करके, प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ला करके और अपने गवर्नेंस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी रख करके फैमिली बिजनेस को एक लंबे समय के लिए ग्रोथ दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसके सक्सेस को जनरेशन बाय जनरेशन भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके फैमिली बिजनेस को और बेहतर करके हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं उसको आने वाले जनरेशन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। The first is rural entrepreneurship. The rural entrepreneurships refers to the establishment and management of business activities in rural area. So rural entrepreneurship का मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट करना बिजनेस का कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। ठीक है, तो बिजनेस के एक्टिविटीज़ को रूरल एरियाज़ में लगाना और उसको मैनेज करना ही रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, स्किल्स एंड मैन पावर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल। तो ये मदद करता है लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने में, स्किल्स को अपनाने में और मैन पावर का इस्तेमाल करने में, ताकि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आए और साथ ही साथ जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन का स्तर बेहतर हो। रूरल एंटरप्रेन्योर्स engage in activities such as agriculture based industries, dairy farming, handicrafts, food processing and small scale manufacturing.
रूरल एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करें तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आती हैं उनमें हमको एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज देखने को मिल सकता है, फिर डेयरी फार्मिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब कि छोटे स्तर पर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो भी गांव से रिलेटेड यहाँ पे हमको जो भी देखने को मिल रहा है क्षेत्र, ये सारा यहाँ पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। सो द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू सिटीज़ एंड प्रमोटिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। सो अगर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये एक अहम रोल निभाता है गरीबी को कम करने में, माइग्रेशन टू सिटीज़ को रिड्यूस करने में, प्रिवेंट करने में, रोकने में, जो लोग शहर जाते हैं कमाने के लिए उसको रोकने में, साथ ही साथ एक बैलेंस्ड बनाता है, रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी क्षेत्र, ठीक है, कोई भी क्षेत्र ये यहाँ पे विकास करने में ये मदद करता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। उसके साथ साथ ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करता है और कॉन्ट्रीब्यूट करता है रूरल कम्युनिटीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ में। गवर्नमेंट स्कीम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट हेल्प रूरल एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो यहाँ पे सरकार द्वारा कई सारे स्कीम्स लाई गई हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि मदद मिलता है रूरल एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और उनको एक्सपेंड करें। नेक्स्ट इज फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो द फिजिबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग वेदर अ बिजनेस आइडिया और प्रोजेक्ट इज प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस होता है, एक प्रक्रिया है जहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि कोई भी जो बिजनेस आइडिया या फिर जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकल है और प्रॉफिटेबल है कि नहीं। इट हेल्प एंटरप्रेन्योर्स डिटरमाइन द चांसेस ऑफ सक्सेस बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। तो ये मदद करता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पहले से पता लगा सकें कि क्या चांस है सक्सेस का बिना मनी, टाइम और रिसोर्स इन्वेस्ट किए। मेन टाइप ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस आर, और इसके कुछ मेन टाइप्स को हम समझते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होता है? एग्जामिन्स वेदर और रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट एंड स्किल्स आर अवेलेबल। तो ये पहले से एग्जामिन करता है कि जो हमको चाहिए वैसा टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट या फिर स्किल्स यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी डिटरमाइंस वेदर द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वायबल एंड प्रॉफिटेबल, कि जो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो क्या हमको फाइनेंशियली यहाँ पे हमको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो ये हम इससे पता लगाते हैं। मार्केट फिजिबिलिटी क्या होता है? स्टडी कस्टमर डिमांड, कंपटीशंस एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। तो मार्केट फिजिबिलिटी जो है वो ये पता लगाता है कि क्या यहाँ पे जो हम अपना प्रोजेक्ट या फिर जो भी हम अपना तैयार करके यहाँ पे जो लगा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे मार्केट के अंदर कस्टमर का डिमांड उसका है कि नहीं है, उसकी कंपटीशन कितनी है और वो मार्केट में हमको अपॉर्चुनिटी देगा कि नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से पता लगाना। एंड नेक्स्ट इज द ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इवेलुएट्स वेदर द बिजनेस कैन ऑपरेट इफिशिएंटली। तो ये पता लगाता है कि जो हम बिज़नेस यहाँ पे लगाने वाले हैं वो क्या अच्छे से यहाँ पे चल पाएगा कि नहीं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये जितने भी तरीके हैं यहाँ पे फिजिबिलिटी की, इससे हम पहले से ही मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बिजनेस है वो यहाँ पे हमको सक्सेस करेगा कि नहीं। ठीक है, बिना अपने रिसोर्सेज को लगाए हुए। फिजिबिलिटी एनालिसिस रिड्यूस द रिस्क एंड हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो वैसे ही यहाँ पे फिजिबिलिटी जो है वो एक क्या करता है, आपके रिस्क को कम करता है और हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजंस अपना ले सके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप पहले से ही मार्केट में एनालिसिस करके आप समझ सकते हैं कि आपको जो बिज़नेस यहाँ पे लगाना है या फिर जो भी आप प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा रहे हो वो आपका प्रैक्टिकल है या प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज द मुद्रा योजना। So the Mudra, that is Micro Units Development and Refinance Agency Yojana, was launched by the Government of India in 2015 to provide financial support to small businesses and entrepreneurs. तो ये जो मुद्रा योजना था जो कि सरकार द्वारा लाया गया है 2015 में, ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उन छोटे छोटे बिजनेसेस को और छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप्स को। ठीक है, The scheme aims to promote self-employment and entrepreneurships, especially among small and micro इंटरप्राइजेज। तो ये जो स्कीम है उसका मेन एम है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, जहाँ पर ये स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज को खास करके मदद करती है। अंडर दिस स्कीम लोन्स आर प्रोवाइडेड थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर 3 कैटेगरीज। और अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो इसके अंदर लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक के थ्रू या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू 3 कैटेगरीज के अंदर। इसमें 3 कैटेगरी हमको देखने को मिलता है, दैट इज द शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु इज द
कैटेगरी जहाँ पे आपको लोन जो है वो 50,000 तक का मिलता है। किशोर के अंदर आपको लोन 50,000 1 से लेकर के 5 लाख तक का मिलता है। और वहीं अगर तरुण की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 लाख से 10,000 लाख का लोन आपको मिलता है। मुद्रा योजना हेल्प्स स्मॉल बिजनेसेस सच एज शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड स्टार्टअप्स ऑब्टेन फंड्स विदाउट मेजर डिफिकल्टीज़। तो मुद्रा योजना के तहत जो छोटे बिजनेसेस हैं जैसे कि शॉपकीपर हो गया, दुकान का बिजनेस, आर्टिसंस कारीगर का बिजनेस, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए या फिर जो भी अपना स्टार्टअप कर रहा है उनको फंड्स मिलता है बिना किसी डिफिकल्टीज़ के। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो मुद्रा योजना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए जो अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द MSME डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006। तो ये हमने अभी ऊपर के क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। द MSME डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 वाज इनैक्टेड टू प्रमोट, डेवलप एंड इम्प्रूव द कम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME इन इंडिया। तो MSME जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनके लिए ये एक्ट लाया गया है जो इनको प्रमोट करता है, डेवलप करता है और इनके कम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करता है। द एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ MSME। तो ये जो एक्ट है वो एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करता है इनको, ताकि इनका ग्रोथ और प्रोटेक्शन हो सके MSME का। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं इन एक्ट का, उसको हम समझते हैं। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज इनटू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरीज। तो यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरीज के अंदर। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो इनके तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस डेवलपमेंट का प्रमोशन देखने को मिलता है। सपोर्ट फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया है और स्किल डेवलपमेंट्स का भी काम किया गया है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट फ्रॉम बायर्स। तो बायर्स के तरफ से अगर पेमेंट में डिले होता है तो उसका यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। एक्सेस टू क्रेडिट, सब्सिडीज़ एंड गवर्नमेंट असिस्टेंट। साथ ही साथ क्रेडिट, सब्सिडीज़ और गवर्नमेंट असिस्टेंट का एक्सेस यहाँ पे मिलता है, ठीक है। The act plays a vital role in strengthening the MSME sector, which contributes significantly to employment, exports and industrial growth in India। ये जो एक्ट है वो अहम रोल निभाता है MSME सेक्टर को मजबूत करने में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर भारत के अंदर, ठीक है। तो MSME के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एक्ट है MSMED जो एक्ट है 2006 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट इज द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस दैट एम्स टू सॉल्व सोशल, इन्वायरमेंटल और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स while also generating income। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आप क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं एक बिजनेस को जिसका एम होता है सॉल्व करना सोशल, इन्वायरमेंटल और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को, और साथ ही साथ इनकम को भी जनरेट करना। अनलाइक ट्रेडिशनल बिजनेसेस दैट फोकस मेनली ऑन प्रॉफिट, सोशल एंटरप्रेन्योर्स वर्क्स टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल चेंजेस। तो जैसे कि जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, उससे अलग हटके जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो काम करते हैं एक समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। Social entrepreneurs identify issues such as poverty, unemployment, lack of education, healthcare problems or environmental pollution and develop innovation solutions to address them। तो समाज के अंदर जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, एजुकेशन की कमी है और हेल्थ केयर जो प्रॉब्लम्स है, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पॉल्यूशन होती है, इन सब के इशूज़ को पता लगाना और उनको एक प्रॉपर इनोवेटिव सॉल्यूशन के जरिए उनको ठीक करना, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। दे यूज बिजनेस मेथड टू अचीव सोशल गोल्स एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये एक बिजनेस मेथड का इस्तेमाल करके अपने सोशल गोल्स को अचीव करते हैं, साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, लो कॉस्ट एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसके अंदर वैसे संगठन आते हैं जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर देते हैं, जैसे NGOs हो गए, ठीक है, लो कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप्स को, ठीक है। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो बहुत सारे सोशल
इंटरप्राइज वर्क हैं, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में देखने को मिलते हैं और स्किल डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे समाज में अच्छे अच्छे काम करने वाले बहुत सारे इंडिया के अंदर भी दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड कंट्रीब्यूट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मदद करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ जो पीपल है उसको इम्प्रूव करने में, ठीक है, यानी कि लोगों का जो जीवन का जो स्तर है उसको बेहतर करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ये क्रिएट करता है, ठीक है, यानी लोगों को अवसर देता है, ठीक है, रोज़गार का। उसके साथ साथ ये सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय को प्रमोट करता है और कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इट कॉम्बाइंस बिजनेस स्किल्स विथ अ कमिटमेंट टू सोशल वेलफेयर, मेकिंग इट एन अफेक्टिव टूल फॉर सॉल्विंग सोसाइटल चैलेंजेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, बिजनेस स्किल्स के साथ कमिटमेंट को कंबाइन करता है, जहाँ पे ये समाज का वेलफेयर कल्याण करने के लिए और एक इफ़ेक्टिव टूल बनता है, जो कि जो भी सामाजिक जो भी चुनौतियां हैं उसको सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं क्वेश्चन, दैट इज MSME एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So the MSME, that is micro, small and medium enterprises, play a vital role in the economic development of a country. तो MSME जो होते हैं यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, वो एक वाइटल रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में किसी भी देश का। These enterprises contribute significantly to production, employment generation, exports and innovation. तो ऐसे जो भी इंटरप्राइजेज हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एक्सपोर्ट्स में और इनोवेशन में, ठीक है। MSME प्रोवाइड्स जॉब्स टू मिलियंस ऑफ पीपल स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। MSME जो होते हैं वो लगभग मिलियंस ऑफ पीपल को जॉब प्रोवाइड करते हैं, खास करके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में। दे हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव इनकम लेवल। वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करते हैं और इनकम लेवल को भी बेहतर करते हैं। सिंस MSME रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, दे इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम MSME की बात करें तो इनमें हमको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है किसी भी लार्ज इंडस्ट्रीज की तुलना में, तो ये काफ़ी हद तक इंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स के बीच में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो यानी कि रिसोर्सेज अगर कम भी है तो भी ये MSME अच्छे खासे अपने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेसेस को ग्रो कर सकता है। These enterprises also support balanced regional development by promoting industrial growth in backward areas. और ऐसे इंटरप्राइजेज जो हैं वो सपोर्ट करते हैं रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करने में, वहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ करके उसके बैकवर्ड एरियाज में, मतलब कि वैसे क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो वैसे जगह पे MSME अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। MSME contribute to exports by producing a wide range of goods and services, thereby earning foreign exchange for the country. MSME जो है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सपोर्ट्स मतलब कि जो हम चीज़ों को बाहर भेजते हैं, दैट इज़ द एक्सपोर्ट, दैट इज़ द निर्यात, ठीक है, ठीक है। तो निर्यात करते हैं चीज़ों को, तो ये एक वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे प्रोड्यूस करता है और उससे फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंपनी वो क्रिएट करता है, ठीक है। In India, MSME are considered the backbone of the economy because they account for a large share of manufacturing output and employment. अगर भारत के अंदर देखें तो MSME जो है वो बैकबोन है इकोनॉमी का, क्योंकि ये बहुत हद तक एक लार्ज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को ये जनरेट करता है, क्रिएट करता है। गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज क्रेडिट सपोर्ट, सब्सिडीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प MSME ग्रो एंड कम्पीट इन द मार्केट। सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं, जैसे कि क्रेडिट सपोर्ट देना, ठीक है, सब्सिडीज़ देना और इनको ट्रेनिंग कराना MSME को ग्रो करने के लिए और मार्केट में कम्पीट करने के लिए दूसरे सेक्टर्स में, ठीक है। दस MSME कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ओवरऑल नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो MSME है उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देखने को मिलता है, गरीबी को कम करने में, इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट में, और पूरा अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा राष्ट्रीय मतलब जागरूकता फैलाने में, यानी कि राष्ट्र को मतलब कि अच्छा बेहतर बनाने में, उसको प्रोस्पेरिटी मतलब पूरे तरीके से भरपूर उसको तैयार करने में मदद करता है, ठीक है, भरपूर तरीके से तैयार करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्टार्टअप। स्टार्टअप हम सब जानते हैं कि कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट इज़ द स्टार्टअप। सो
A startup is a newly established business that aims to develop innovative products, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स। तो स्टार्टअप क्या होता है? एक नया तैयार किया हुआ बिजनेस होता है जिसका एम होता है कि कुछ भी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना, सर्विस देना या फिर बिजनेस मॉडल्स को तैयार करना। स्टार्टअप्स आर यूजुअली क्रिएटेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और मीट अनमेट मार्केट नीड्स थ्रू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वैसे ठीक है, तो वैसे एक नया मतलब क्रिएट करना, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने वाले, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले कुछ इनोवेशंस, ठीक है, जहाँ पर एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का इस्तेमाल करके मार्केट की ज़रूरत को आप क्या कर रहे हो? पूरा कर रहे हो। दैट इज़ द स्टार्टअप। स्टार्टअप आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एंड रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल। तो स्टार्टअप के अंदर हम देख सकते हैं क्या हमको देखने को मिलता है? क्रिएटिविटी इसमें होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है और साथ ही साथ रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल होता है। एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च स्टार्टअप्स विद द गोल ऑफ एक्सपैंडिंग दियर बिजनेस एंड रीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। तो इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो स्टार्टअप लॉन्च करते हैं अपने गोल को एक्सपैंड करने के लिए, साथ ही साथ अपने बिजनेस को और एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स स्टार्टअप थ्रू द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स, मेंटरशिप्स एंड ईजियर रेगुलेटरी प्रोसीजर्स। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स के थ्रू, जहाँ पर ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, उनको मेंटरशिप करते हैं और साथ ही साथ ईजियर रेगुलेटरी प्रोसीजर्स देते हैं। These measures encourage young entrepreneurs to start their own ventures। और ये जो मेजर्स हैं, यानी कि ये सारे जो उठाए गए सरकार के कदम हैं, ये कहीं ना कहीं यंग एंटरप्रेन्योर्स को मदद करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना खुद का एक वेंचर स्टार्टअप तैयार करें। स्टार्टअप्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग जॉब्स, इंकरेजिंग इनोवेशंस, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूविंग कम्पिटिटिवनेस। तो अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, जॉब को क्रिएट करके, इनोवेशंस को इनक्रेज करके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके और साथ ही साथ कम्पिटिटिवनेस की भावना को इम्प्रूव करके, यानी कि कंपटीशन को भी बढ़ाता है। पॉपुलर इंडियन स्टार्टअप्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड सेक्टर्स सच एज ई कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम पॉपुलर इंडियन स्टार्टअप की बात करें तो उन्होंने बदल के रख दिया है कुछ सेक्टर्स को, जैसे कि ई कॉमर्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बदल दिया है, एजुकेशन को चेंज किया है, हेल्थ केयर को और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बदलाव लाया है। In conclusion, startups are important drivers of innovations and economic growth, helping create new opportunities and solutions for society। अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो स्टार्टअप जो है एक नया तरीका है इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो कि मदद करता है नए अवसर को, ठीक है, और नए सोल्यूशन को, समाज के अंदर जो नए नए अवसर हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू सोल्यूशन है, उसको क्रिएट करता है ये, ठीक है। तो स्टार्टअप यहाँ पे बहुत ही अहम रोल निभाता है समाज के अंदर नई चीज़ों को लाने में, ठीक है, नए अवसर, नए तकनीक, ठीक है, इस तरह से नए सॉल्यूशन को लाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का सेशन BCOS 185 यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि ये पार्ट 3 था। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो के लेक्चर भी ऐसे ही कंप्लीट किए हैं, जिसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसे आप ज़रूर जा करके देखिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसे ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम आपको एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी हमको इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है वो वहाँ पे आपको दिया जाता है। अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, मैसेज करना होगा और वहाँ से आप आसानी से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।